हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एसएसटी बाय प्रियंका शर्मा। हमने स्टार्ट किया था द फ्रेंच रेवोल्यूशन यानी कि फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति जो आपके क्लास 9 का चैप्टर है वो भी है हिस्ट्री का, ठीक है। हिस्ट्री का चैप्टर है और चैप्टर नंबर 1 है ये, और एनसीईआरटी को हम फॉलो कर रहे हैं। तो एनसीईआरटी तो सारे स्टेट बोर्ड्स में भी लागू होती है, चाहे वो यूपी बोर्ड है, हरियाणा बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है, कोई भी बोर्ड है, एनसीईआरटी हर जगह फॉलो होती है। तो हम एनसीईआरटी ही कवर कर रहे हैं, ठीक है। ये कोई स्पेशली जो सीबीएसई मेंशन किया इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ सीबीएसई वाले ही इस वीडियो को देख सकते हैं, नहीं, हर स्टेट बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस वीडियो को देख सकते हैं और अपना बेस क्लियर कर सकते हैं। तो आज हम पार्ट 4 करने जा रहे हैं। 3 पार्ट मैंने ऑलरेडी निपटा दिए हैं, तो जिन बच्चों ने पहले 3 पार्ट नहीं देखे हैं वो 3 पार्ट ज़रूर देख लें, ताकि आपका जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है, फ्रांसीसी क्रांति है, वो अच्छे से आपका कवर हो जाए, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं आगे। हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन में आतंक का राज का हम बात कर रहे थे। तो आतंक के राज में कब से लेके कब तक था? 1700, अगर हम 1792 तक की बात करते हैं, ठीक है। 1792 में जो था, जैकोबिन क्लब का जो लीडर था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, अब उसको गिलोटिन पे चढ़ा दिया गया है, अब उसको फांसी की सज़ा सुना दी गई है, ठीक है। तो यहीं पे जैकोबिन क्लब जो है ख़त्म हो जाता है। जैकोबिन क्लब अब पिक्चर में नहीं है, ठीक है। तो अगर जैकोबिन क्लब पिक्चर में नहीं है तो कोई तो पिक्चर में आएगा, ठीक है। तो अब आ जाएगा जैकोबिन क्लब के बाद आपका डायरेक्टरी शासन, ठीक है। तो हम देखते हैं क्या कि जैकोबिन सरकार के पतन के बाद मध्यम वर्ग के संपन्न तबके के पास सत्ता आ गई। जैकोबिन क्लब कौन था? जैकोबिन क्लब जो था वो गरीब लोगों का समूह था, ठीक है। ज़्यादातर गरीब लोग उसमें पार्टिसिपेंट्स थे और उनका लीडर था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। अब क्या हो रहा है? अब मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर ने इतनी कठोर नीतियां अपनाई, इतनी स्ट्रिक्ट नीतियां अपनाई कि उसके खुद के सपोर्टर्स उससे डरने लगे। रीज़न क्यों? क्योंकि वो जो नीतियां नहीं थी वो तानाशाह बन गया था कि जो मैंने कह दिया वो होगा, उसमें ए से लेके जेड तक जो मैंने कह दिया वही होगा, ठीक है। मैंने बी के बाद अगर डी बोला है तो बी के बाद आपको डी ही बोलना है। मैंने दिन को रात कहा है तो आप भी दिन को रात ही कहोगे, और जो मेरी ये बात नहीं मानेगा उसको क्या है, मैं गिलोटिन पे चढ़ा दूंगा। इस तरह की नीति अपनाई थी किसने? मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर ने। तो एंड में हुआ भी उसके साथ भी यही हुआ कि जो करोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो जैकोबिन क्लब का जो लीडर था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, उसको जो है दोषी पाया गया और न्यायालय ने उसको फांसी की सज़ा सुना दी, और उसको भी एंड में क्या है, गिलोटिन पे ही चढ़ा दिया। जिस तरह से उसने हजारों लाखों लोगों को गिलोटिन पे चढ़ा दिया क्योंकि उन्होंने उसकी बात नहीं मानी, इसी तरीके से मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर को भी फांसी पे चढ़ा दिया गया, और यहीं पे जैकोबिन क्लब यानी कि आतंक के राज की समाप्ति होती है। तो अब कुछ तो आएगा ना, जैकोबिन क्लब खत्म हो गया तो अब आएगा आपका नया संविधान, ठीक है, डायरेक्टरी शासन आएगा। तो अब जो है, अब सत्ता किसके हाथ में आ गई है? मध्यम वर्ग के संपन्न तबके की, मतलब मध्यम वर्ग का जो संपन्न तबका है, जो अमीर तरह का जो तबका है, ठीक है, फिर से सत्ता उनके हाथ में आ गई है। तो अब नया संविधान बना और नए संविधान के तहत फिर से क्या किया? संपत्तिहीन जो तबका था उसको फिर से मताधिकार से वंचित कर दिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब इन्होंने कहा कि ये जो गरीब लोग हैं, ये जो जैकोबिन क्लब के मेंबर थे और जिनकी वजह से आतंक राज आया, इनको तो क्या है, मताधिकार देना ही नहीं चाहिए, नहीं तो अब लोग डर गए हैं, नहीं तो फिर से आतंक का राज आ जाएगा। इसलिए गरीबों को फिर से मताधिकार से वंचित किया गया। कहते हैं ना कि एक जो है खराब मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो एक मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर की नीति ने सारे गरीबों को इस हालात पे पहुंचा दिया कि उनको वोटिंग राइट्स मिले ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, फिर से नया संविधान बना, और क्या है, तो इस संपत्तिहीन यानी फिर गरीब तबके के मताधिकार से वंचित कर दिया गया, ठीक है। अब क्या है, इस संविधान में 2 चुने हुए विधान परिषदों का प्रावधान था, ठीक है। तो इन परिषदों में 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका डायरेक्टरी को नियुक्त किया गया। अब क्या है, अब डायरेक्टरी आ गई, तो आपको क्या लगता है डायरेक्टरी बहुत ही अच्छी है? नहीं, डायरेक्टरी भी क्या थी? अनुभवहीन थी, अयोग्य थी और भ्रष्ट थी। और डायरेक्टरी के शासन काल में क्या हो रहा है, तरह तरह की गड़बड़ी फैली। डायरेक्टरी करप्ट थी, ठीक है, वो भी नकारे निकम्मे थे, तो गड़बड़ी फैली, बेकारी बढ़ी, व्यापार ठप पड़ रहे थे, और उनकी विदेश नीति भी कमज़ोर रही। विदेश नीति कमज़ोर रही यानी कहने का मतलब ये है कि डायरेक्टरी के जो है शासनकाल में फ्रांस जो है ना युद्धों को हार रहा था, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में
फ्रांस की जनता को एक ऐसे शासक की या फिर एक ऐसे लीडरशिप की ज़रूरत थी जो देश के अंदर भी और जो देश के बाहर भी शांति स्थापित कर सके, ठीक है, उनको भी पीस मिल सके, ठीक है। तो क्या है कि ऐसे में जनता ऐसे शासक का नेतृत्व चाहती थी जो देश के अंदर और बाहर शांति स्थापित कर सके और विदेशी शक्तियों को भी परास्त कर सके। विदेशी शक्तियां कौन सी? यूरोप के वो देश जो फ्रांस को धमकियां दे रहे थे कि तुम राजतंत्र को खत्म मत करो, नहीं तो हम तुम्हारे ऊपर हमला करेंगे, हम युद्ध करेंगे, और जो कि युद्ध हो भी रहे थे। तो इस तरीके से फ्रांस की जनता को अब क्या है, देखो जैकोब इनकलाब आ चुका है, उससे फ्रांस की जनता परेशान हुई। अब डायरेक्टरी का शासन आ गया, उससे भी फ्रांस की जनता परेशान रही है। और उससे पहले भी जो संविधान लागू हुआ था उससे भी फ्रांस की जनता परेशान थी। क्यों परेशान थी? कि दो तरह के नागरिक हो गए थे, एक सक्रिय और एक निष्क्रिय। तो उसमें भी फ्रांस की जो गरीब जनता थी और महिलाएं, ये सब लोग परेशान थे। तो अब तक जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन बने उसमें फ्रांस की जनता को एक ही बात महसूस हुई कि अब हमें एक ऐसी लीडरशिप चाहिए, क्या कि जिसमें हमें जो है वोटिंग राइट्स मिल सके, जिसमें हमारे जो मानवाधिकार हैं उनकी रक्षा हो सके, ठीक है। और इसके अलावा ये जो बाहर की शक्तियां हैं, जो विदेशी शक्तियां हैं, इनसे भी हमें छुटकारा मिल सके, है ना, जो इनसे हमें धमकियां मिल रही है उनसे हमें छुटकारा मिल सके, और अंदर, देश के अंदर और बाहर एक शांति का माहौल हो। हमें एक ऐसा लीडर चाहिए अब। तो अब पिक्चर में कौन आता है? अब पिक्चर में आता है द नेपोलियन, ठीक है। क्या है? नेपोलियन। नेपोलियन कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं थी, बहुत बड़ी हस्ती थी, ठीक है। अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी है नेपोलियन को अगर आप पढ़ने लगोगे, ठीक है। लेकिन इस चैप्टर में आपको मैं उतना ही पढ़ाऊंगी जितना कि आपके लिए आपका सिलेबस कवर हो सके, ठीक है। इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि नेपोलियन के बारे में एक वीडियो बनाऊँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा, मैं आपको एक वीडियो जो है बना दूंगी नेपोलियन के बारे में, नेपोलियन की आत्मकथा के बारे में क्या क्या था, ठीक है। तो इस काल में नेपोलियन ने सैन्य विजय द्वारा फ्रांस के सम्मान को स्थापित किया। यानी कि जब से नेपोलियन क्या है, सेनापति बना था फ्रांस का, उसके सेनापति बनने के बाद जो फ्रांस है वो युद्ध पे युद्ध जीतते जा रहे थे। नेपोलियन को कैसे जाना जाता है? नेपोलियन क्यों फेमस था? नेपोलियन इसलिए फेमस था क्योंकि एक भी नेपोलियन ने अपनी लाइफ में एक भी युद्ध को नहीं हारा था, सारे के सारे युद्ध जीतता जा रहा था। और उसके युद्ध जीतने की इस कला की वजह से क्या हो रहा था, फ्रांस की जनता उससे काफ़ी प्रभावित हो रही थी, इम्प्रेस हो रही थी। और इस वजह से अब कहीं ना कहीं फ्रांस की जनता में कॉन्फिडेंस आ रहा था कि हमारे फ्रांस जो है वो अब युद्धों को जीत रहा है, और फ्रांस को क्या है, युद्धों में जीतने की वजह से सम्मान मिल रहा है। और अंततः क्या है, 1799 में भी डायरेक्टरी के शासन को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। अब जो डायरेक्टरी था उसको भी खत्म कर दिया गया। और 1804 में किसने? नेपोलियन ने अपने आप को सम्राट घोषित कर दिया कि मैं जो हूँ, मैं फ्रांस का सम्राट हूँ। और इस तरह नेपोलियन के तानाशाही साम्राज्यवादी शासन की शुरुआत हुई। देखो एक्सपेक्टेशन बताती हूँ मैं आपको क्या है। एक्सपेक्टेशन फ्रांस की जनता की क्या थी कि देश के अंदर भी और देश के बाहर भी, जो बाहर के जो देश है उनके बीच में क्या शांति का माहौल स्थापित हो जाए, हम भी चैन से जिए और दूसरे भी चैन से जिए, एक ऐसी लीडरशिप आ जाए। तो ऐसी लीडरशिप उन्होंने एक्सपेक्ट की नेपोलियन से, ठीक है। शुरू शुरू में तो नेपोलियन बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा लग रहा था नेपोलियन, क्योंकि फ्रांस का सम्मान बढ़ा रहा था नेपोलियन युद्धों को जीत जीत करके, है ना। तो लेकिन धीरे 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 करके नेपोलियन ने क्या किया, उसने भी तानाशाही अपना ली, ठीक है। तानाशाह मतलब जो भी है वो मैं ही हूं, ठीक है। तो नेपोलियन ने पड़ोस के यूरोपीय देशों की विजय यात्रा शुरू कर दी। इसका मतलब क्या है, नेपोलियन को जो पड़ोसी देश की जो जनता है वो इनवाइट कर रही थी कि आओ हमारे देश में और हमारे राजा की भी बैंड बजाओ। क्यों? क्योंकि हमारे राजा ने भी हमें परेशान कर रखा है, हमारे देश से भी हमारी हेल्प करो कि राजतंत्र खत्म हो जाए। और आप जैसे जो लीडर हैं, मतलब जो महान लीडर नेपोलियन हैं, आप ही हमारे देश में आके क्या करो, राज कर लो, है ना, आप हमारे लीडर बन जाओ। हालांकि उनका मकसद सिर्फ इतना ही था, नेपोलियन को कोई लीडर बनाना नहीं था, उनका मकसद से इंटेंशन सिर्फ इतनी ही थी, क्या कि वो राजतंत्र को ख़त्म कर सके। इसलिए जो है नेपोलियन को दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ के जो लोग थे, आम जनता थी, वो इनवाइट कर रहे थे कि हमारी बस हेल्प कर दो, क्या, राजतंत्र को ख़त्म करने में। तो इस तरीके से जो है नेपोलियन ने यूरोप के दूसरे दूसरे देशों से भी युद्ध करना शुरू कर दिया और पुराने राजवंशों को हटाकर उसने नए साम्राज्य बनाए और उनकी बागडोर को अपने खानदान के लोगों के हाथ में
दे दी। काफी सारे चेंजेस किए उसने देशों के अंदर, ठीक है, नए नए साम्राज्य बनाए, किसी साम्राज्य को किसी में मिला दिया, किसी को अलग कर दिया, और इस तरीके से अपने ही राजवंशों के हाथ में उनकी बागडोर दे दी। तो नेपोलियन खुद को क्या कहता था? यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत मानता था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत कौन मानता था? नेपोलियन मानता था खुद को। तो उसने निजी संपत्ति की सुरक्षा के कानून बनाए और दशमलव पद्धति पर आधारित नाप तोल की एक समान प्रणाली चलाई। पहले क्या होता था कि देखो, मान लो कि ये फ्रांस है, ठीक है, पहले फ्रांस की बात करते हैं। उसमें क्या, फ्रांस में अलग अलग जो जगहें हैं, मान लो राज्य हैं, है ना, तो यहाँ पे मान लो यहाँ पे 1 किलो का मतलब 1000 ग्राम, लेकिन यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे 1 किलो का मतलब है 900 ग्राम, यहाँ पे जाओगे तो 1 किलो का मतलब है 1100 ग्राम, ठीक है, 1100 ग्राम। यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे 1 किलो का मतलब क्या है? 700 ग्राम। तो इस तरीके से जो नापतोल की पद्धति थी वो समान नहीं थी। हर जगह 1 किलो को 1000 ग्राम नहीं बोलते थे। 1 kg वॉज नॉट इक्वल टू 1000 ग्राम। किसी जगह पे कितना था, किसी जगह पे कितना था। तो इस वजह से क्या है, नेपोलियन ने दशमलव पद्धति अपनाकर नापतोल की एक समान प्रणाली चलाई। तो नेपोलियन के काल में क्या क्या हो रहा था, लोगों की एक्सपेक्टेशन क्या थी, और एक्सपेक्टेशन फिर बाद में टूट गई, क्योंकि धीरे धीरे ये नेपोलियन तानाशाही पे आ गया था। तो शुरू शुरू में बहुत सारे लोगों को नेपोलियन क्या लगता था? मुक्तिदाता लगता था, भगवान जैसा लगता था, ठीक है। उससे जनता को स्वतंत्रता दिलाने की उम्मीद थी, पर जल्दी ही उसकी सेनाओं को लोग हमलावर मानने लगे। आखिरकार 1815 में वाटरलू के युद्ध में उसकी हार हुई और यूरोप के बाकी हिस्सों में मुक्ति और आधुनिक कानूनों को फैलाने वाले उसके क्रांतिकारी उपायों का असर की मृत्यु के काफी समय बाद सामने आया, ठीक है। तो क्या हो रहा था 1815 में, ये नेपोलियन क्या यूरोप के अलग अलग देशों के साथ अब पंगे लेने लग गया था, उनके साथ लड़ने लग गया था, ठीक है। तो अब ये जो देश है ये बहुत परेशान हो गए थे, कहते कि भाई हमें तो मिलके इसको हराना पड़ेगा। तो 1815 में वाटरलू की लड़ाई हुई, और वाटरलू की लड़ाई में किस किस की, देखो किस किस के बीच में हुई? फ्रांस का जो सम्राट था उस टाइम कौन था? नेपोलियन ही था ना। तो फ्रांस का सम्राट हो गया नेपोलियन, और वर्सेस में कौन कौन से देश थे? प्रभु से याद कर लो, PRABHU। यू को कुछ मत रखो, यू को आप भूल जाओ, मतलब तुम खुद को भूल जाओ। अब आ गया प्रभ, तो पी से क्या हो गया? प्रशा हो गया। आर से क्या हो गया? रशिया हो गया। ए से क्या हो गया? ऑस्ट्रिया हो गया। बी से क्या हो गया? ब्रिटेन हो गया। और एच से क्या हो गया? हंगरी हो गया। तो इस तरीके से हम लोग जो है ये याद कर सकते हैं कि जो वाटरलू का युद्ध था वो 1815 में हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था? फ्रांस वर्सेस प्रभ के बीच में। तो फ्रांस वर्सेस प्रभ मतलब पी मतलब प्रशा, आर मतलब रशिया, ए मतलब ऑस्ट्रिया, बी मतलब ब्रिटेन एंड एच मतलब हंगरी। तो इन देशों ने मिल करके देखो कितनी नौबत, कितना मतलब ये जो था स्ट्रॉन्ग था, ब्रेव था नेपोलियन, कि पांच कंट्री ने मिलके इसको हराने की साजिश रचनी पड़ी थी, है ना। 5 जो है देश के लोग एक साथ आए और इन्होंने मिलके नेपोलियन को हराना पड़ा था। तो 1815 में वाटरलू की लड़ाई में जो है या फिर युद्ध में नेपोलियन अब हार चुका है, और युद्ध के हारने के बाद नेपोलियन ने आत्मसमर्पण कर दिया था। अब क्योंकि ये हार गया है तो इसने क्या कर दिया? आत्मसमर्पण कर दिया। ये एक ऐसा युद्ध था जिसमें नेपोलियन हार गया था। तो मित्र राष्ट्र कौन से थे? ये वाले प्रभ जो है ना। तो उसे कैदी के रूप में सेंट हेलेना नाम के टापू पे भेज दिया, और 52 वर्षों की आयु में 1821 में उसकी मृत्यु हो जाती है। 1790, देखो ये जो डेट्स है वो याद कर लो। 1799 में क्या हो गया था? डायरेक्टरी शासन को ख़त्म कर दिया। 1804 में नेपोलियन ने खुद को राष्ट्र जो है सम्राट घोषित कर दिया फ्रांस का, और उसके बाद 1815 में वाटरलू के युद्ध में जो है नेपोलियन हार जाता है, और फिर ये आत्मसमर्पण कर देता है, और 1821 की एज में जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। अब क्रांति के प्रभाव की बात करते हैं कि हम फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों पढ़ते हैं, क्या सिग्निफिकेंस है फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ने का, फ्रांसीसी क्रांति पढ़ने का। ऐसा क्या है फ्रेंच रेवोल्यूशन करते रहते हैं। यूपीएससी भी फ्रेंच रेवोल्यूशन करता है, एसएससी भी फ्रेंच रेवोल्यूशन करता है, डिफरेंट टाइप्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन करते हैं, एनसीईआरटी भी फ्रेंच रेवोल्यूशन करती है। ऐसा क्या है? और इवन बच्चे भी क्या है, हाहाकार करते हैं किस पे? फ्रेंच रेवोल्यूशन पे, क्योंकि समझ नहीं आता है ना। एनसीईआरटी में कुछ समझ नहीं आता है मैम, पढ़ने के बाद कुछ भी समझ नहीं आता क्या हो रहा है,
है ना। तो अब मैं बताती हूँ कि हम फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों पढ़ते हैं और आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों पढ़ना चाहिए, और ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके आगे तक आपके साथ चलता है। ठीक है, तो यूरोप में फ्रांस ही वह देश है जिसने क्रांति के माध्यम से पुरानी व्यवस्था के पतन को सुनिश्चित किया। कि ये जो शुरू से क्रांति के माध्यम से जो देखो, ये जो लोग हैं, ये जो जनता है वो भड़क चुकी थी, उन्होंने फ्रांसीसी क्रांति या फिर लड़ना शुरू कर दिया, और इस लड़ाई के माध्यम से उन्होंने क्या किया, जो पुरानी जो राजतांत्रिक व्यवस्था चली आ रही थी उसको ख़त्म किया। ठीक है, इस क्रांति का प्रभाव यूरोप तक सीमित नहीं रहा था, मैंने कहा ना सिर्फ यूरोप तक सीमित रहा, इसने समस्त विश्व को प्रभावित किया। ना सिर्फ फ्रांस तक, ना सिर्फ यूरोप के देश, ना सिर्फ यूरोप के देशों तक, बल्कि जो है विश्व में इसका प्रभाव रहा है। इवन इंडिया पे भी इसका प्रभाव रहा है, और इसी बात को मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर में, नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी कि यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे आया। ठीक है, उसके बाद इंडिया में जो है राष्ट्रवाद कैसे आया, नेशनलिज्म इन इंडिया भी पढ़ेंगे, नेशनलिज्म इन यूरोप भी पढ़ेंगे। कहने का मतलब ये कि इस क्रांति का जो प्रभाव है, इफेक्ट है, वो सिर्फ फ्रांस से तक सीमित ना होकर के वो पूरे यूरोप में फैला, वो क्या है, वो पूरे विश्व तक गया। कैसे? ये जो आप स्वतंत्रता की बात करते हो, फ्रीडम की बात करते हो, इक्वालिटी की बात करते हो, और बंधुत्व यानी भाईचारे की बात करते हो, फ्रेटर्निटी की बात करते हो, ये शब्द कहाँ से आए? ये किसकी देन है? फ्रांसीसी क्रांति की देन है। जब हम लोकतांत्रिक सिद्धांत के विकास की बात करते हैं तो ये किसकी देन है? ये है फ्रांस की देन। लोकतांत्रिक सिद्धांत क्या कि लोगों का क्या है, लोगों का पार्टिसिपेशन पॉलिटिक्स के अंदर, ठीक है ना, कि लोग अपना प्रतिनिधि खुद चुने, रिप्रेजेंटेटिव खुद चुने। तो ये जो प्रिंसिपल्स हैं किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के, ये कहाँ से आए? ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से आए। सामंतवाद की समाप्ति, राष्ट्रवाद का प्रसार, धर्मनिरपेक्षता की जब हम बात करते हैं, सैन्यवाद के विकास की जब हम बात करते हैं, समाजवाद का जो मार्ग प्रशस्त हुआ था, ये सारे के सारे, देखो छोटे छोटे वर्ड लग रहे होंगे आपको, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। पूरे विश्व के अंदर ये जो शब्द है, ये जो आई हैं, ये जो व्यवस्थाएं आई हैं, डेमोक्रेसी आ गई है, तो ये कहाँ से आई थी? ये फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से आई थी। राष्ट्रवाद कहाँ से आया था? फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से आया था। स्वतंत्रता, समानता कहाँ से आई? फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से आई थी। धर्मनिरपेक्षता वाली जो टर्म है वो कैसे आई थी? वो फ्रेंच रेवोल्यूशन के प्रभाव से ही जो है आई थी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो प्रभाव है वो इतना छोटा नहीं है कि हम इसको कुछ ही शब्दों में समेट के रह जाए, नहीं, इसको आगे तक पढ़ना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी जो ये क्लास है ये समाप्त होती है, और इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर है फ्रेंच रेवोल्यूशन या फिर फ्रांसीसी क्रांति, ये आपका ख़त्म होता है। अब बच्चे मेरे को ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैम आप हमें इंग्लिश जो मीडियम है, क्योंकि हिंदी मीडियम की टर्म्स हमें समझ नहीं आ रही, तो आप हमें इंग्लिश मीडियम में भी प्लीज़ एक्सप्लेन करके बताइए। कुछ टर्म ऐसी है, राष्ट्रवाद का नहीं पता बच्चों को क्या होता है, नेशनलिज्म होता है ना, तो रेवोल्यूशन में क्रांति करती रहती है, तो बच्चों को नहीं समझ आता कि भाई वो रेवोल्यूशन है ना। तो ऐसी टर्म्स बिल्कुल प्योर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को समझ में नहीं आती है, तो मैं आपको इंग्लिश मीडियम में भी एक जो है सीरीज चला दूंगी जिसमें आपको मैं फ्रेंच रेवोल्यूशन समझाऊंगी। ठीक है, छोटे छोटे पार्ट्स में 10-10 मिनट के पार्ट्स में मैं आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन करा दूंगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो जिन बच्चों ने फ्रेंच रेवोल्यूशन समझ में नहीं आता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या है, कैसे हुआ, क्योंकि एनसीईआरटी में टॉपिक्स जो है रैंडमली दे रखे हैं और आपको नहीं समझ में आएंगे, तो आप इस जो है इस सीरीज़ का, फ्रेंच रेवोल्यूशन सीरीज़ का जो है सपोर्ट लेकर के अगर आप अब पढ़ोगे ना एनसीईआरटी, ये वाले मेरे लेक्चर देख करके अगर आप उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ते हो तो आपको एकदम सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। इस बात की 100% गारंटी मैं देती हूँ। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट जो है क्लास 10th का भी चैप्टर करने वाले हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे नेशनलिज्म इन यूरोप, और हम लोग जो है क्लास 9th का इंग्लिश में एक जो है एक सीरीज़ चलाऊंगी मैं फ्रेंच रेवोल्यूशन की, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ इन इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, क्योंकि कुछ टर्म्स है जो समझ में नहीं आती है हिंदी में उनको। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और शेयर ज़रूर करें वो बच्चे जिनको हेल्प चाहिए, जिनको सच में एनसीईआरटी में प्रॉब्लम हो रही है, उनको समझ में नहीं आ रही है, वो बच्चे जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो बच्चे जो 9th 10th में हैं, वो बच्चे जो 6th 7th 8th में हैं, ज़रूर ये सीरीज़ देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू सो मच।